हाँ, बस फिर यही होगी होपफुली। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, आ रही है बात। थैंक यू, सर आ बहुत रही है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा इंशाल्लाह आज का जो एजेंडा है, आज हमारी प्रैक्टिकली सेकंड लास्ट क्लास है ना, क्योंकि बीच में एक हफ्ता ईद के लिए आ जाएगा। तो व्हाट विल डू इज़ के हम आज इंशाल्लाह इट विल बी ए बिट लॉन्गर क्लास। दो फुल सेशंस ये जूम के होंगे, तो 40 + 40 मिनट्स। और मकसद हमारा ये है कि जो एक क्लास रह गई है उसको खाली रिवीजन या ऑन डिमांड क्लास रखें, जिस तरह स्टैंडर्ड हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट में होता है कि आखिरी क्लास खाली डिस्कशंस के लिए होती है, कि स्टूडेंट्स को कोई चीज़ रिव्यू करनी हो, कुछ समझ ना आई हो, पेपर के बारे में डिस्कशन वगैरह। तो हमारे पास फिर तीन प्रेजेंटेशंस हैं आज। एक ही आपके सामने, दे आर ऑल स्मॉल प्रेजेंटेशंस, 10 स्लाइड्स और लेस। पहली है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च। मैं इसमें थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। हम जो ओवरऑल एक प्लान के साथ चल रहे हैं, तो उसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव करने की बात करेंगे हमने। आगे मजीद बात करता हूँ मैं। और फिर जो अगली दो प्रेजेंटेशंस हैं वो कलेक्ट डेटा के बारे में है। यानी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए को हम अलग से देखेंगे, और क्वांटिटेटिव को अलग से। बेसिकली ये कोर्स हम क्वांटिटेटिव के लाइन पे चला रहे हैं, तो जाहिर है उस पर ज़्यादा बात करेंगे। क्वालिटेटिव में आपको बड़ी बड़ी बात बता दूंगा, और जो स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं दे कैन गेट बैक टू मी प्राइवेटली, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, जैसे भी आसानी है। और मैं उनको डिटेल्ड, अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो दे सकता हूँ। और उसके बाद ये जो आपको अगले दो नज़र आ रहे हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट डेटा और ड्रॉ कंक्लूजन्स, ये बेसिकली आपके मिनी टैब के अंदर हम करेंगे। और जो आखिर में लिखा हुआ लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च, इसको हम ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि पेपर का एक अलग पार्ट होता है, सबसे आखिरी पार्ट होता है, जिसपे आप बताते हैं कि क्या चीज़ रह गई है, आप अपने रिजल्ट्स के बेस पे क्या रिकमेंड कर रहे हैं, और फ्यूचर रिसर्च के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि लोग क्या रिसर्च करें। जनरली वो आपकी लिमिटेशंस का फ्लिप साइड होती है। यानी अगर आप कहते हैं मेरी लिमिटेशन है कि सैंपल साइज छोटा था, तो फ्यूचर रिसर्च में आप बताते हैं सैंपल साइज बढ़ा दो। अगर आप लिमिटेशन में कहते हैं मैंने सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में रिसर्च की है, तो फ्यूचर रिसर्च में कहते हैं कि आप बाकी जगहों पे भी कर लें। अगर लिमिटेशंस में आप कहते हैं कि मैंने फलाना फलाना मेथड यूज़ किया है, फ्यूचर रिसर्च में कहते हैं आप इस मेथड से भी ट्राई कर लें, एंड सो ऑन। तो जो हमारी पहली प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा 15 सेकंड का पॉज लूंगा, क्योंकि ये फिर रिकॉर्डिंग की शक्ल में जब आगे जानी होती है तो पीछे वाली बात उसमें ना जाए। अच्छा जी, तो वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह रिसर्च मेथडोलॉजी के पार्ट 4 है जो हमारा, ये ब्लॉक नंबर 4, जिसमें क्वेश्चनर हमने आखिरी बार डिस्कस किया था कि हम अपना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, उस में मेन कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए, उसके मेन
कंपोनेंट्स क्या हैं, और फिर हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर शेयर किया था मैंने आपसे, जिसको आपने स्टडी किया था कि स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए। तो उसका जो अगला पार्ट है वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड रिसर्च। ये कब आप इस्तेमाल करते हैं? जब आप अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं या किसी एग्जिस्टिंग क्वेश्चनेयर को अमेंड करते हैं। यानी अगर आपने अ, अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं डेवलप किया और किसी और रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर हू बहू ले लिया, वैसे ही ले लिया, कोई चेंज नहीं की, तो फिर आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव नहीं करनी होती आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव करके रिसर्च की होती है किसी ने। लेकिन अगर आप अपना बनाते हैं क्वेश्चनेयर या किसी और के क्वेश्चनर को अमेंड करते हैं, तो आपने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव करनी होती है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है और उसकी ट्रस्ट वर्दिनेस क्या है। यानी जब आप कहेंगे कि मेरी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हाई है और उसको प्रूव भी कर देंगे मुख्तलिफ तरीकों से जो हम डिस्कस करेंगे, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन काफ़ी ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो हमने शुरू में साइंटिफिक मेथड की बात की थी, वहाँ पे जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर इट इज़ लाइकली कि जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो आपके पीयर्स हैं, वो आपकी रिसर्च को रिलायबल समझ के उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने का जनरली मतलब होता है साइट करेंगे, पब्लिश, कुछ लोग पब्लिश करेंगे, कुछ उसको कहेंगे कि ये रिसर्च है, इसमें ये रिजल्ट आया था, मैं इसकी बेसिस पे ये कर रहा हूँ, उसको साइटेशन कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या चीज़ है? बेसिकली इट इज़ द कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चनर या इंस्ट्रूमेंट। आपने जो क्वेश्चनर बनाया वो कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि एक ही जैसे दो लोगों से मैं बात पूछूं तो वो एक ही जवाब दें, एक ही शहर में, एक ही इलाके में पानी खोद के देखूं तो पता, तो वहां पे एक ही जैसा रिजल्ट आए, इसको कहते हैं इट इज कंसिस्टेंट। यानी मैं अपने घर के एक कोने में पानी खोदूं और वहां से ठंडा पानी निकल आए, और उससे 4 फुट इधर खोदूं तो वहां पे मेरा रिजल्ट बता रहा हो कि नहीं, यहाँ गर्म पानी है, तो प्रॉबेबली मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चीज़ का चांस बहुत कम होता है कि एक ही बंदा जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर दो अलग अलग बातें कर दे। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं कि वो रिलायबल है। सेम रिजल्ट्स अंडर अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आप रिलायबल होते हैं। रिलायबिलिटी बहुत से टाइप की होती है, यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं। पहली है टेस्ट रीटेस्ट। यानी मैं आपसे एक सवाल पूछूं और 10 दिन बाद दोबारा पूछूं और कोई और कंडीशन चेंज ना हुई हो, तो आपको वही जवाब देना चाहिए। फिर है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। एक ही तरह के लोग, यानी आपके प्रोफेसर्स जो एक ही चीज़ में क्वालिफाइड हैं, एक ही बैकग्राउंड के हैं, और वो आपको किसी चीज़ पे रेट कर रहे हैं, तो उनको एक ही जैसा रेट करना चाहिए। आपने एक ऐसे लिखा, आप दो जजेस के पास गया, तो उन दोनों के रिजल्ट कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। एक अगर आपको 9.2 दे रहा है तो दूसरे को 3.2 या 4.5 नहीं देने चाहिए, उसको भी 9 के अराउंड ही देने चाहिए। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ये आप वो दोनों पहले वाली चीज़ें काइंड ऑफ एक्सटर्नल थी, बाहर के लोगों की बात हो रही थी। ये इंटरनल है, ये देखता है कि आपके अपने जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उसको आप कितनी अच्छी तरह तरह मेजर करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस टेस्ट की, उसको हम कहते हैं क्रॉनबाख अल्फा। वो मैं आपको मिनट टैब में बताऊंगा। वो जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर होती है, तो आप कहते हैं मेरा क्वेश्चनेयर रिलायबल है। और आखिर में है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। यानी कि अगर आप अ, दो अ, किस्म के टेस्ट एक ही ग्रुप को दें और उसको कंपेयर करें, तो उनमें वेरिएशंस एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आप दो लोग हैं, उनको मैं एक चीज़ खिला रहा हूँ, तो उनकी ब्लड शुगर लेवल कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, और आप ही लोगों को दूसरी चीज़ खिला रहा हूँ तो ब्लड शुगर लेवल कितना ऊपर नीचे जा रहा है, तो उनका एक ही ट्रेंड होना चाहिए। यानी अंडरलाइंग चीज़ ऑब्वियसली कुछ और होगी, चीनी खाते हुए किसी और रेट पे जा रहा होगा, खरबूजा खाते हुए किसी और रेट पे जा रहा होगा, लेकिन ट्रेंड एक ही होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इस तरह और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चार जो हैं दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप बढ़ाते कैसे हैं?
आप अनक्लियर चीज नहीं डालते अपने क्वेश्चन में। हर जो चीज होती है वो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती उसके अंदर आपके किसी आइटम में या क्वेश्चन में। यानी जो बंदा पढ़ रहा होता है वो ये नहीं सोच रहा होता इसका मतलब क्या है, उसको क्लियरली पता होता है कि क्या मतलब है। फिर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं या रेटर्स होते हैं, उनको कंसिस्टेंटली ट्रेन किया जाता है। आप अपने केस में क्या ट्रेन करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिखते हैं वो उनकी एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि वो उनका दिमाग पहले आप बनाते हैं कि उनके सामने आगे क्या चीज़ आने वाली है। तो आप उन सबको एक ही बात समझ आनी चाहिए जो वो आप बात बता रहे हैं। जो जो कॉम्प्लेक्स रिसर्चेज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल रिसर्च है और आप एक साल तक एक पर्टिकुलर ड्रग को टेस्ट करना है आपने, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर बहुत सारे सेशन होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेंट्स को बुला के उनको ट्रेनिंग देते हैं। मकसद ट्रेनिंग का क्लैरिटी लाना होता है और बहुत से केसेस में एक्सटर्नस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना भी होता है। तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और आखिर में लिखा हुआ है यूज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप ऐसी चीज़ें डालेंगे जो जनरली एक्सेप्टेड हैं और लोग उसी तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह के सवालों में, स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें। वैलिडिटी क्या होता है? इट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर मेजरमेंट। पीछे बात हो रही थी कि जिस टूल से मेजर कर रहे हैं, जिस थर्मामीटर से, जिस थर्मोकपल से, जिस क्वेश्चनर से आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेजरमेंट सही आई है कि नहीं। यानी इट इज मेजरिंग व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। आप टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो वो टेम्परेचर ही बता रहा है ना, कहीं उस पर ह्यूमिडिटी का बहुत असर तो नहीं हो रहा। आप शुगर कंटेंट देखना चाह रहे हैं ब्लड में, तो वो यही बता रहा है कि इसके खाने से इसका क्या रिलेशन है, कहीं उसकी कोई अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं है जो उसको डिस्टॉर्ट कर रही है। तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ये भी चार किस्म की होती है। सबसे पहली होती है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में हमने डिटेल में बात की थी पिछली दफा कि यू डिटरमिन वेदर अ टेस्ट ट्रूली मेजर्स द थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। यानी आपने जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाई थी वही मेजर हो रही है कि नहीं। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, डिप्रेशन स्केल शुड रिफ्लेक्ट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, नॉट एंजाइटी और स्ट्रेस। अब ये तीनों मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन चूंकि आपने डिप्रेशन स्केल बनाया हुआ है तो आपने एंजाइटी या स्ट्रेस मेजर नहीं करनी, विच कैन बी मिस्टेकन फॉर डिप्रेशन अगर आपकी नॉलेज ठीक नहीं है। तो अगर आपकी नॉलेज ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आपकी कॉन्स्ट्रक्ट की वैलिडिटी भी खराब हो जाएगी। अगला है कंटेंट वेरिएबिलिटी। कंटेंट वेरिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आप, पीछे हम बात कर रहे थे डिप्रेशन को मेजर करने की, तो डिप्रेशन को हर एंगल से मेजर कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन चार चीज़ों से मेजर होता है और आप सिर्फ दो चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप पार्ट ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट छोड़ देंगे, यानी आपके आइटम्स फॉर ए कॉन्स्ट्रक्ट पूरे नहीं होंगे, तो उसको हम कंटेंट वैलिडिटी की कमी के तौर पे देखेंगे। तीसरी चीज़ है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। लिखा हुआ है evaluates how well one measure predicts an outcome based on another measure। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चनर में आप किसी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है, और साथ ही आप उससे पूछते हैं कि तुम चिड़ी छिक्का खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो उसमें तुम स्मैश आराम से लगा लेते हो कि नहीं। तो इन ये दोनों रिजल्ट कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो लंबे लोग होने चाहिए वो आराम से उनको स्मैश मार लेना चाहिए, जो छोटे होने चाहिए उनके लिए ज़रा मुश्किल होना चाहिए, उनको जंप होना चाहिए, या वॉलीबॉल में या बास्केटबॉल में, किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ पे इसने दो सब टाइप्स बताई हुई है। एक कनकरेंट वैलिडिटी है, यानी आप किसी एक चीज को किसी नोन चीज से एट द सेम टाइम मेजर करते हैं। और प्रिडिक्टिव का मतलब है कि उसको कहीं फ्यूचर के लिए मेजर करते हैं। जो कॉन्करेंट है उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि दोनों चीजें आपको पता है, उसकी हाइट भी पता है और उसका स्मैश मारने की एबिलिटी भी पता है। प्रिडिक्टिव में क्या होगा कि आप ये कहेंगे कि तुम्हारा सेट का स्कोर ये आया है, अब प्रॉब्लली तुम्हारा कॉलेज का जीपीए ये आएगा। तुम्हारा जीआरई का स्कोर ये आया है, प्रॉब्लली तुम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लोगे। इनको कहते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। यानी एक चीज प्रूव हो जाए तो दूसरी फिर ऑटोमेटिकली उसी तरह की होनी चाहिए। और आखिर में फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी सिंपली इस चीज को कहते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा आपके क्वेश्चनर को देखे और कहे हाँ ये ठीक है, इसको कहते हैं फेस वैलिडिटी।
इंटेंड indicates whether the test appears to measure what it is supposed to based on judgment, यानी कोई एक्सपर्ट आपको बताए कि हाँ ये ठीक है। अब ये ऑब्वियसली साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने शुरू में बात की थी कि आप रिसर्च के रिजल्ट्स को सिर्फ नंबर्स में नहीं देखते, बल्कि कॉन्सेप्ट भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो हमने बाबा जी की बात की थी कि एक साइंटिस्ट बहुत सारे इक्विपमेंट लगा के वो चीज़ें बता देता है जो बाबा जी आपकी आंखें देख के बता देते हैं। तो ये बेसिकली चौथी तरीका जो है, वो बाबा जी आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें पीली हो रही हैं, तुम्हें पीलिया है, तुम्हें जॉइंटिस है। डॉक्टर जो है वो 15-20 टेस्ट करके बताएगा आपको कि आपको जॉइंटिस है। इसको आप कैसे इम्प्रूव करते हैं? यूज एस्टैब्लिश इंस्ट्रूमेंट्स विद प्रूवन वैलिडिटी, यानी आप दूसरा किसी बहुत अच्छे पब्लिश्ड पेपर का इंस्ट्रूमेंट ले लें तो बस ये मसला ही आपका खत्म हो जाएगा, आपकी वैलिडिटी बहुत हाई है। बेस क्वेश्चनर्स और थ्योरी एंड प्रायर रिसर्च, आपके जो आइटम हो वो थ्योरी से अलाइंड हो और प्रायर रिसर्च से अलाइंड हो। और पायलट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिवाइज एज नीडेड, यानी अपने क्वेश्चनर को फाइनल लोगों के पास भेजने से पहले उसको कुछ लोगों पे चेक कर लें, सब चीज़ें मेजर करें, उसकी ठीक नहीं आ रही तो क्वेश्चनर को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नीचे आ रही है तो चेंज करें उसके उसके अंदर अपने कॉन्स्ट्रक्ट को, अपने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन पे वापस जाएं और उस हिसाब से आइटम डालें। कंटेंट वैलिडिटी ठीक नहीं आ रही तो प्रॉब्लली कोई चीज़ मिस कर गए हैं आप, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी है, तो उसको ठीक कर लें एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? पहला रिलेशनशिप ये है कि टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, यानी आप, हो सकता है कि आपका थर्मोमीटर खराब हो और वो हमेशा 10 डिग्री नीचे मेजर कर रहा हो। अब ये है जबरदस्त है क्योंकि कंसिस्टेंट है, एक ही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इट इज कंसिस्टेंटली रॉन्ग। आप अगर निशानाबाजी के सेंस में इमेजिन करें, आपके सामने एक गोल सा टारगेट है और आप कंसिस्टेंटली नंबर 10 के बाहर एक जगह पे गोलियां मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हैं तो कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंटली रॉन्ग है। आपका सेंटर शिफ्ट होने की जरूरत है। टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड इफ इट इज नॉट रिलायबल। लेकिन जो आपका टेस्ट वैलिड नहीं है, यानी आप उस निशाने के बजाय साथ वाले दरख्त पे मार रहे हैं, तो वहां पे फिर ये सारी बात ही खत्म हो जाती है। एस्पेक्ट, जो फोकस है वो रिलायबिलिटी का कंसिस्टेंसी के ऊपर होता है, वैलिडिटी का एक्यूरेसी के ऊपर होता है। जैसे हमने बात की, कंसिस्टेंसी का मतलब है चीज ठीक है जिससे मेजर कर रहे हैं, बट यू मे बी कंसिस्टेंटली रॉन्ग। वैलिडिटी का मतलब है कि एक्यूरेट हैं आप, ठीक चीज मेजर कर रहे हैं। कंसर्न विद रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, ये बार बार यही आएगा। उधर आप कंसर्न हैं कि असली बात कवर हो रही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप रिजल्ट रिपीट हो रहे हो, हर दफा आप ठीक रिजल्ट निकाल रहे हो, लेकिन वो चीज़ ही गलत थी जिसको मेजर कर रहे हैं। इसी तरह डिपेंडेंसी, जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी के बगैर इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैलिडिटी होगी तो, सॉरी, वैलिडिटी जो है वो रिलायबिलिटी के बगैर होती ही नहीं है। रिलायबिलिटी होगी तो वैलिडिटी होगी, और जो रिलायबिलिटी है इट कैन ऑब्वियसली बी विद देयर विदाउट वैलिडिटी। और आखिर में इन दोनों के टेस्ट कौन से हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसकी एक एग्जांपल अपने सामने, आपके सामने है कि सपोज यू डिजाइन अ सर्वे टू मेजर स्टूडेंट स्ट्रेस। बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से कहीं स्ट्रेस आउट तो नहीं हो रहे, तो रिलायबिलिटी क्या होगी कि आप एक सर्वे करेंगे एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 2 वीक्स अपार्ट, और स्ट्रेस लेवल वही रखेंगे, असाइनमेंट्स उनकी उतनी ही, क्लासेस उतनी ही रिगरस वगैरह वगैरह। और अगर स्ट्रेस के स्कोर सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका टेस्ट रिलायबल है। वैलिडिटी क्या है कि आप किसी स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट से अपने स्ट्रेस, मेजर्ड स्ट्रेस के लेवल्स को कंपेयर करेंगे। अगर ठीक आ गए कि उस टेस्ट पे भी उनको स्ट्रेस हो रही है और आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी स्ट्रेस प्रूव हो रही है, इसका मतलब है वैलिड भी है। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट इफ द अंडरलाइंग फैक्टर्स चेंज, यानी किसी एक बच्चे के घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, 4 में से 2 बच्चों के घर पे प्रॉब्लम हो गई है, किसी की सेहत में प्रॉब्लम हो गई है, उसको पहले से कोई साइकोलॉजिकल मसला था, तो ऑब्वियसली अगर अंडरलाइंग कंडीशन चेंज हो जाएगी तो आपका टेस्ट फिर रीडिजाइन होगा। आप, और उसके लिए हम करते क्या है कि आप, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि उसको ट्रेनिंग कह लें या उसको कंट्रोलिंग फॉर एक्सट्रानस वेरिएबल्स कह लें, कि उन चीज़ों को भी नज़र में रखते हैं, और अगर उनकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर अपने टेस्ट को आप, या उन पार्टिसिपेंट्स को निकाल देते हैं या टेस्ट को रीडिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, क्वालिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होते हैं?
इंपॉर्टेंट उसमें भी बहुत होते हैं, लेकिन उसका मतलब वहां पे कुछ और हो जाता है। क्वालिटेटिव में आप न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी यानी नंबर वही आ रहा है, और स्टेटिस्टिकल वैलिडिटी की बात कर रहे होते हैं, क्रॉनबॉक अल्फा वगैरह। लेकिन यहाँ पे फोकस होता है मीनिंग पे, क्वालिटेटिव में मीनिंग पे। मतलब क्या है इसमें, मैं कर क्या रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं कौन से इलाके में हूँ, ये लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ये रोज जाके किस एस्टीम लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं। और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, आप एक ही बंदे की, एक ही ग्रुप की, एक ही आबादी की मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं। आप उधर क्या है कि उनके कोई नंबर्स ले लिए, साथ दूसरे के नंबर ले लिए, साथ तीसरे के। अब यहाँ पे नंबर्स तो आपके पास नहीं आ रहे, फिर क्या करें, ट्रस्ट वर्दिनेस कैसे लेके आए, क्योंकि आपने 12 लिए तो प्रूव करना है ना कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी की है। तो फिर उनकी जगह आपके पास कुछ और मेजर्स आ जाते हैं। क्रेडिबिलिटी आ जाता है जो कि वैलिडिटी से रिलेटेड है, फिर डिपेंडेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और कंफर्मेबिलिटी आ जाते हैं, जो कि अभी अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि ये वैलिडिटी से और रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी से की अकिन है या उसकी तरह की है। इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इनको आप एनहांस कैसे करेंगे ये लिखा हुआ है। डेफिनेशन रिलायबिलिटी की जगह पे हम डिपेंडेबिलिटी ले रहे हैं, उसकी क्या है कि आपको कंसिस्टेंट और रिपीटेबल होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा एक ही डेटा आना चाहिए, बल्कि ये कि आपका जो प्रोसेस है वो लॉजिकल है, और डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि कोई भी बंदा उसको पढ़ के ट्रेस कर सकता है और बता सकता है कि हाँ ऐसे ही हुआ था। तो ये बेसिकली एक मेथडोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी है, डिपेंडेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, कि इस रिसर्चर का मेथड बहुत डिपेंडेबल था। इसको आप बढ़ाते कैसे हैं, आप ऑडिट ट्रेल्स रखते हैं, यानी आप कहते हैं आए चेक कर लें, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इन स्टेप से गुजरा था। उन वो स्टेप जब कंसिस्टेंट होते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, तो लोग कहते हैं कि ये डिपेंडेबल रिसर्च है। इंटरकोडर एग्रीमेंट करते हैं आप, इंश्योर करते हैं कि वो उस वक्त होता है जब मल्टीपल रिसर्चर्स होते हैं आपके एनालिसिस में, यानी कोडिंग करते हुए या कोई काम करते हुए आपने 10 बच्चों को बिठा लिया कि तुम इस घर में रिसर्च करो, कच्ची आबादी की तुम इस घर में करो, तो उन उन सबको एक एग्रीमेंट पे होना चाहिए, एक ही मेथड पे चलना चाहिए उसको। ट्रायंगुलेशन करते हैं, ट्रायंगुलेशन का आप में से जो फौजी हैं उनको पता होगा, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को दो तीन तरीके से मेजर करना, और वो लाइन एक ही जगह पहुंच रही हो तो उसका मतलब होता है कि अब ये रिलायबल चीज़ है, बहुत से सोर्सेज से मैंने कंफर्म कर लिया। और आप फिर खुद भी ऑडिट कराते हैं किसी एक्सटर्नल बंदे से, ताकि किसी और को आपको ऑडिट करना ही ना पड़े। अब दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी क्या है, डिग्री टू विच फाइंडिंग्स आर बिलीवेबल एंड एक्यूरेट। आप कैसे बिलीवेबल और एक्यूरेट बनाएंगे, मेंबर चेकिंग, लोगों को कहें कि वो आपकी आपके तरीके पे कमेंट करें। प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट्स यानी ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि आपको कंटेंट समझ आए। आप देखना चाहते हैं किसी कच्ची आबादी में, तो एक दिन जाके और लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा के तो बात नहीं बनेगी। आपको ईद शब बारात पे भी देखना पड़ेगा, क्रिसमस पे भी देखना पड़ेगा, एक महीना पूरा देखना पड़ेगा, तनख्वाह जब होती है नई उस वक्त देखना पड़ेगा, जब तनख्वाह ख़त्म हो जाती है उस वक्त देखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट होनी चाहिए। पीयर डिब्रीफिंग, रोज़ आए, 5-6 लोग जो रिसर्च कर रहे हैं एक दूसरे से डिस्कस करें। और अगेन ट्रायंगुलेशन, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है कि एक चीज़ की फाइंडिंग्स को उठा के दूसरी चीज़ पे लागू करना। अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बाय डेफिनेशन जनरलाइज तो करती नहीं है स्टेटिस्टिकल टर्म्स में, लेकिन थियोरेटिकल या एनालिटिकल ट्रांसफर कहते हैं इस चीज़ को, कि ऑन थ्योरी ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, यानी स्टेटिस्टिकली ट्रांसफरेबल नहीं है। इन लोगों की सेटिस्फेक्शन हम ये नहीं कह सकते कि 25% है और उनकी भी 25 ही होगी, ऐसी बात नहीं होती। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे भी ये 15 फैक्टर मुझे नजर आया, वहाँ पे भी 15 फैक्टर नजर आए, तो इसका मतलब है फिर अब कुछ चीज़ें ट्रांसफरेबल हैं। और इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोवाइड थिक डिस्क्रिप्शन, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसके अंदर कॉन्टेक्चुअल डेटा होता है, बहुत डिटेल होती है रीडर के लिए। और आखिरी चीज कंफर्मेबिलिटी, ये बेसिकली आपके ट्रेल के बारे में है कि कोई भी बंदा आए तो वो आपके चीज़ों को कंफर्म कर सके। अब आपने दोनों को कंपेयर करें तो आप कहेंगे एक तरफ सब्जेक्टिव है एक तरफ ऑब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिविटी क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्लॉ नहीं होती है, बाय डिजाइन होती है, रखते हैं इसको क्योंकि आप सब्जेक्टिविटी से ही डेप्थ में जाते हैं। आपका गोल ही नहीं होता कि एक चीज को दूसरी चीज पे जाके लागू करें, रेप्लिकेशन आपका गोल ही नहीं होता, बल्कि आपका गोल क्या होता है कि आपका प्रोसेस ट्रस्ट वर्दी हो और
ऐसा हो कि कोई भी बंदा आके देखे तो कहे हाँ ये बिल्कुल रिलायबल और सिस्टमेटिक था और इसने कोई एथिकल बाउंड्री भी क्रॉस नहीं की है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि आपकी हाई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की स्टडी कैसे होगी और लो वाली कैसे होगी। कि एक दो कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल साइज एंड सिलेक्शन। तो आपकी हाई तब होगी जब आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, 200 एम्प्लॉयज आपका सैंपल होंगे और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ही डिपार्टमेंट से ले लिए। लो कब होगी? आप अपनी मर्जी से 20 अपने दोस्तों को सैंपल कर लें एक ही डिपार्टमेंट में से। तो इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वैलिडिटी की भी और रिलायबिलिटी की। जो आपकी अच्छी हाई क्वालिटी स्टडी होती है तो वो ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो क्रिस्पली मेजर कर ली होती है चीज़ों को, कंसिस्टेंट होती है, थियोरेटिकली ग्राउंडेड टूल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी थ्योरी और आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलाइंड होते हैं, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी उनकी हाई होती है। जो लो क्वालिटी स्टडी होती है वो, उसमें मेजरमेंट एरर होते हैं, बायस होते हैं। बायस का मतलब होता है किसी एक तरफ जा रही हो स्टडी, यानी सिर्फ खवातीन का डेटा ले लिया, सिर्फ बुजुर्गों का डेटा ले लिया, और उसमें कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन होती है, उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस और ऑपरेशनल डेफिनेशंस अलाइंड नहीं होती। तो ये हमारी पहली प्रेजेंटेशंस थी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं, नहीं तो वी मूव ऑन टू द सेकंड प्रेजेंटेशन। सर ये लेक्चर आपने प्रेयरली शेयर किया था या अभी हम इसको देख के नोट्स वगैरह बना लें सर? इस ये पर्टिकुलर पावर पॉइंट इस शक्ल में यानी इस ग्राफिक्स में शायद ना हो, वो पुराने वाली हो आपके पास, लेकिन वो कंटेंट दोनों में एक ही है। मैं ये भी अभी इसके बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, वो नहीं मिले क्योंकि मैंने कहा आप एडवांस में वैसे दे देते होते हैं लेक्चर, तो बस ये लेटेस्ट मिल जाए तो हम कर लेंगे इसको। हाँ जी, ठीक। ठीक है। कोई और सवाल जी? नेक्स्ट पे चलें। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टाइम अजहर, इस कितना रह गया इस वाली? 10 12 मिनट हैं सर। 10-12 मिनट है मेरा ख्याल है, वी कैन डू इट। जी सर, कर लेते हैं सर। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन को देखते हैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को और मिनिटेप को देख लेंगे। तो अगेन आई टेक 15 सेकेंड्स पॉज ताकि ये रिकॉर्डिंग के लिए अलग से अवेलेबल हो जाए। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव स्टडीज। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपने आखिरी ब्लॉक पे आए हुए हैं, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी वाला ब्लॉक है ये एक्चुअल फील्ड का ब्लॉक है। इसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे अपने असाइनमेंट्स के थ्रू, अपने इस कोर्स में। ज़ाहिर है कोर्स की ड्यूरेशन बड़ी कम होती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही तकरीबन 80% 90% कोर्स ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको हम मिनट ऐप पे देखेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन क्वांटिटेटिव स्टडीज। अब आपकी जो डेटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव स्टडीज में आप कर रहे होते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें अपने कलेक्टेड डेटा की बेस पे, और उससे अपने सवालों के जवाब निकाल सकें। तो आपका डेटा जो है इट शुड बी रिलायबल, वैलिड, जैसे हमने पीछे बात की, और सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, यानी एक साइंटिफिक कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक आप डेटा कलेक्ट कर चुके हों। इसके की स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में आप सबसे अच्छा होता है कि आप बाय डिज़ाइन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें। और ऑब्वियसली आपके कॉन्टेक्स्ट पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट अलाउ करता हो तो इट शुड ऑलवेज बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका मतलब ये है कि एवरीबडी, एवरी यूनिट इन योर पॉपुलेशन शुड हैव अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन। उसको सिलेक्शन का चांस जरूर होना चाहिए। हो गए, जाहिर है ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होंगे। अब 24 करोड़ की आबादी में आपने 400 लेने हैं तो 400 ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी ऐसे डिज़ाइन हो कि फलाना तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, मुल्तान का बंदा तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। ऐसी आपकी स्टडी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई लिमिटेशन है तो क्लियरली बताएं, और आप बताएं मुल्तान के लोग एक्सक्लूडेड थे।
या पंजाब के लोग एक्सक्लूडेड थे, या केपी सिंध बलोचिस्तान के लोग एक्सक्लूडेड थे। अगला स्टेप, सैंपल साइज पे आए। स्टेटिस्टिकल फार्मूला इस्तेमाल करें जो हम मिनट ऐप में देखेंगे, कि जिससे आपको पता चले कि आपकी पावर इज गुड इनफ टू मेजर व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेजर। सैम्पलिंग जब आप कर लेते हैं, फिर आप पार्टिसिपेंट्स का फैसला करते हैं, देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कौन होने चाहिए। तो उस पर आप क्लियर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखते हैं, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में हमने एथिक्स में बात की थी, कि एक तो उनको पता भी हो कि आप क्या कर रहे हैं, और एग्जैक्टली डिटेल पता हो कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उनके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वगैरह वगैरह। और आपके मेथड सूटेबल होने चाहिए। जब पार्टिसिपेंट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आप मेथड पे चले जाते हैं। आपका सर्वे क्वेश्चनर, हमने उसके बारे में बहुत बात कर ली। फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, यानी आप जब सवाल के जवाब ले रहे हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे मैं इनको एनालाइज कैसे करूँगा, इनको ग्रुप्स में अगर बनाना है तो ग्रुप्स क्या होंगे, वगैरह। फिर उसकी असेसमेंट्स, यानी आप जिसका इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि आपके टूल जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। और आप फिर उसको एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अगर अवेलेबल हैं तो उसके साथ भी अलाइन करते हैं, जो हमने कहा था कि आपके काम थ्योरी के साथ अलाइंड होने चाहिए। तो गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, वगैरह वगैरह, उससे आपकी डेटा क्वालिटी और रेलेवेंस इंश्योर होती है, और पढ़ने वाले को पता लगता है कि आपने सब रेलेवेंट चीज़ें कवर कर ली हैं अपने रिसर्च में। तो डेटा कलेक्शन कुछ इन लाइंस पे होनी चाहिए। अब स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ कंट्रोल मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। सबको इंस्ट्रक्शंस को एक ही बात समझ आनी चाहिए कि उसने क्वेश्चनर कैसे भरना है। सेम एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पॉन्सेज, यानी एक्सटर्नस फैक्टर्स कंट्रोल होने चाहिए। जैसा हमने बात की कि कुछ स्टूडेंट्स को घर से स्ट्रेस है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को निकाल दें। ट्रेनिंग फॉर डेटा कलेक्टर्स, सब डेटा कलेक्टर्स को एक ही बात पता होनी चाहिए। और एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उससे रिस्पॉन्स की ऑनेस्टी बढ़ती है। अगर किसी को खतरा हो कि उसका नाम आएगा, तो हो सकता है कि वो आपको सही जवाब ना दे। अब डेटा मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है? अब सबसे पहले आप डेटा एंट्री करते हैं। अब हो सकता है वो मैनुअल एंट्री हो सकता है वो आप ऑनलाइन ही कर रहे हो और वही सीधा एक्सेल शीट वगैरह में जा रहा हो। फिर उसके अंदर देखते हैं कि मिसिंग डेटा तो नहीं है, डेटा क्लीनिंग करते हैं। कभी कभी आपको आउटलायर्स निकालने पड़ते हैं, जैसा कोई एक ऐसा बच्चा निकल आया जो घर से बहुत स्ट्रेस्ड था, तो आप उसका डेटा पर्टिकुलर फाइंड आउट करके उसको अपनी स्टडी में से निकाल लेते हैं। इसी तरह कोई डुप्लीकेट एंट्रीज हो तो उनको ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल में, मिनीटैब में, वगैरह, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। अब डेटा क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और एक्यूरेसी। इस पे कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं। आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जहाँ पे मेडिकल रिसर्च हो रही होती है, यहाँ पे सोशल रिसर्च हो रही होती है, वहाँ पे आपको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, एथिकल बोर्ड से, ताकि क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए तो वो उससे मेडिकल प्रोफेशन की कोड्स वायलेट होंगे या किसी इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट होंगे, तो वो आपको वहाँ पे फिर बता देते हैं कि क्या क्या चेंज करें। इसी तरह वॉलंटियर पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी होती है। जो रिसर्च से जब मर्जी निकलना चाहे वो निकल सकता है। एनोनिमिटी इंश्योर करनी होती है, और उनको क्लियरली बताना होता है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। तो डेटा कलेक्शन शुरू करने से पहले पायलट टेस्ट करें, सैम्पलिंग मेथड पहले से सिलेक्ट करें, सैम्पलिंग साइज सिलेक्ट करें, एथिक्स को ख्याल रखें। डेटा कलेक्टर्स को सब पता होना चाहिए डिटेल में, और एक ही बात पता होना चाहिए। डेटा स्टोरेज इन प्लेस होनी चाहिए, कोई डेटा लॉस हो जाए तो कहीं से आप उसको रिकवर कर सकें। और कॉन्सेंट फॉर्म्स सबके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब ये बातें, इनमें से ज़्यादातर बातें क्वालिटेटिव पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन बहरहाल आप इसका जितना हद आप तक जाती है वो भी पता होनी चाहिए। तो फाइनल थॉट क्या है जी, कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो, उसमें आपको प्लानिंग और कंट्रोल चाहिए होता है, ताकि आप प्रिसिजन ला सकें। और आप हर स्टेप पे क्वालिटी नहीं इंश्योर करेंगे तो आपकी रिसर्च की इंटीग्रिटी कमज़ोर हो जाएगी। अगर इंश्योर करेंगे तो आपकी रिसर्च क्रेडिबल होगी और जर्नलाइजेबल होगी। तो अभी भी हमारे पास 2-2.5 मिनट हैं। आप इस डेटा कलेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं। सर उस्मान अहमद बोल रहा हूँ सर। एक ये डेटा कलेक्शन में जो सैम्पलिंग है और
कुछ स्टडीज हैं, जिस तरह एक मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ फ्यूचर में भी, उसी को आगे लेके जा रहा हूँ। उसके अंदर जितनी भी स्टडीज मैंने प्रीवियस पढ़ी हैं सर, उसमें वो यही कहते हैं कि इसको कंटिन्यूस करें, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं निकल पा रहा अभी तक। इसकी हम्म सैम्पलिंग रैंडम करें और प्लस सैंपल बेशक छोटा हो, बट ये करते रहें, इट शुड कंटिन्यू। बहुत अच्छी बात है ये वो क्वालिटेटिव स्टडीज में। बिल्कुल इट इज़ वेरी कॉमन। ये होता है बिल्कुल कि रिजल्ट्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे होते कि उनसे कोई कंक्लूजन निकल सके, तो वो फिर आप फ्यूचर रिसर्च में लिखते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल ये बड़ी हाई क्वालिटी स्टडीज होती हैं इस तरह की। इन ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कुछ कुछ ऐसी भी स्टडीज होती हैं जो 25 25 30 30 साल में स्प्रेड होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी उस्मान, आवाज़ आ रही है? क्लियर हो गया, उस पे मैं सैंपल साइज पे अभी क्लियर हूँ कि वो फिर हम इसी तरह वी आर पार्ट ऑफ बिगर स्टडीज, जी तो हम बिल्कुल। उसको बस अपना लेवल में करते जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एग्जैक्टली। ठीक है जी। विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट जूम मीटिंग। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। ये सेटल होते हुए इट विल टेक अनदर 5 मिनट्स। हम 5 मिनट बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं।